अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय डियरेस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसे आप लोग को पता है कि ऑन अ डेली बेसिस हमारा एडिटोरियल होता है। उसको हम लोग पढ़ते भी हैं, उसके अंदर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, उसमें जो नई वोकैबुलरी होती है वो भी सीखते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, वो सारी चीज़ें हम लोग इन रोज़ाना की बेसिस पे फ्रॉम डॉन न्यूज़ के एडिटोरियल्स वो हम देखते हैं और उसको, और उसके अंदर डिसाइड ये हुआ था कि हर वीक के एंड के ऊपर जितना कुछ हमने कवर किया हुआ होगा उसका एक क्विक रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जो कि मैं आप लोग को भेजता हूँ ऑन माय व्हाट्सएप चैनल। सो इफ़ यू हैवंट जॉइंड दैट व्हाट्सएप चैनल येट, तो पहले तो उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आगे जो आपके क्विजेज आएँ उसको आप सॉल्व करें। और दूसरा ये कि गोइंग फॉरवर्ड हमारे जितने भी ये वीकली एडिटोरियल के क्विजेज होते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ माई डियरेस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स कि वो आप सॉल्व भी कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमने जो गलतियाँ की हुई हैं, सो हमें पता चल सके। सो वी आर गोइंग टू डू दिस एज वेल एवरी वीक। आपका ये भी एक सेशन हुआ करेगा जिसके अंदर वील डिस्कस ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द क्विज, और उसका सोल्यूशन भी हम देखेंगे। ठीक हो गया? सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे, बट बिफोर वी स्टार्ट आप लोग को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और दैट इज़ that you have to like this video, or so that I know that you guys are enjoying and learning at the same time. और दूसरा, also share it with your friends and colleagues जिनका आपको लगता है कि वो इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं और उनको इंग्लिश की बेसिक्स भी नहीं आती, और उनको इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में भी प्रॉब्लम है, और वो जनरली इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो सेंड इट अक्रॉस टू ऑल ऑफ दोज बडीज, और ताकि वो लोग भी यहाँ से सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन सारे सेंटेंसेस में से हमने करेक्ट सेंटेंस चूज करना था। अब हमने यहाँ पे जरा आप लोग ने गौर से देखना है बच्चा। सो द बिलीव दैट सोशल मीडिया स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन। सो सोशल मीडिया यहाँ पे एज सिंगुलर यूज हुआ है, और यहाँ पे स्प्रेड्स यूज हुआ है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, स्प्रेड्स यूज हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड द रियलिटी। और एक रियलिटी के बारे में भी बात हो रही है, दैट, अब ये रिलेटिव एक क्लॉज आ गई है, दैट मैनी, अब यहाँ पे मैनी क्या है, एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे रिलाई क्या है, ये हमारे पास एक वर्ब हो गया। मैनी रिलाइज नहीं कहा हमने, क्योंकि मैनी ऑलरेडी एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमने उसके साथ मैनी रिलाई कह दिया। यहाँ तक भी बात ठीक है। ऑन इट फॉर न्यूज़ हैव क्रिएटेड अ मेजर चैलेंज फॉर फैक्ट चेकर्स, राइट। सो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या दो चीज़ें हैं। पहले उसने बताया हमें कि द बिलीफ, राइट, बिलीफ, वो कौन सा बिलीफ, फिर उसने उसके बारे में एक रिलेटिव क्लॉज दी, दैट सोशल मीडिया स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है, ये रिलेटिव क्लॉज इसके लिए। एंड अब ये एंड आपको नजर आ गया, तो अगर मैं कहता हूँ अली एंड अहमद, तो दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया। एक सब्जेक्ट था हमारा द बिलीफ, दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास द रियलिटी, और फिर रियलिटी के बारे में उसने क्या दिया, एक रिलेटिव क्लॉज दिया, दैट मैनी रिलाई ऑन इट फॉर न्यूज़ हैव क्रिएटेड, हमने कहा एक प्लूरल वर्ब हमने यूज किया, हैज क्रिएटेड हमने नहीं कहा, हैव क्रिएटेड हमने कहा, हैव क्रिएटेड अ मेजर चैलेंज फॉर फैक्ट चेकर्स। सो आई थिंक हमने पहले ही हमें जुमला मिल गया, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे आपके इनकरेक्ट हैं। सो अगला देखो, द बिलीफ ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, दैट इसके लिए ये आ गया, दैट सोशल मीडिया स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। सो सोशल मीडिया को हम एज अ सिंगुलर प्रेफरेबली हमें ट्रीट करना चाहिए। सो ये आपका यहाँ पे भी गलत हो गया। एंड दैट हैज़ क्रिएटेड हमने यहाँ पे कह दिया, दो चीज़ें, एंड द बिलीफ एंड द रियलिटी दो चीज़ें, तो हमें यहाँ पे हैज़ क्रिएटेड भी नहीं कहना पड़ेगा, स्प्रेड भी नहीं। सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट। अगला देखो, द बिलीव दैट सोशल मीडिया स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। एंड द रियलिटी दैट मैनी रिलाई ऑन इट फॉर न्यूज़ हैज़ क्रिएटेड, वंस अगेन, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप एवरीबडी कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट। अगला यहाँ पे आप लोग देखो, अगला हमारे पास सवाल क्या है, अगला है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस। वंस अगेन वी हैव सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है। सो मेनी पीपल नाउ सी द इंटरनेट एज अ नेसेसिटी रादर देन अ बेसिक यूटिलिटी। सो हमने फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन सा जुमला ठीक है। मैनी पीपल, राइट, सो ये एक एडजेक्टिव है, ये उसका नाउन हो गया। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, नाउ सी द इंटरनेट, वो अब देखते हैं इंटरनेट को कैसे, एज अ नेसेसिटी, उसको एज अ बेसिक, एक नेसेसिटी, एक ज़रूरत के तौर पे देखते हैं, रादर देन अ बेसिक यूटिलिटी। सो ये हमारे पास एक रादर देन का पहला यूज़ आ गया, जिसमें रादर देन के बाद आपने एक
नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। सो ये तो ठीक है। अगला भी देख लेते हैं। ही डिसाइडेड टू वॉक रादर देन टेक अ टैक्सी टू वर्क। तो यहाँ पे अब आप लोग देखो, आप हमारे पास चॉइसेस हैं, राइट? और हमने कहा था जब आपके पास चॉइसेस होती हैं तो आप लोग क्या करते हो? ही डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया एक ये चीज के बीच में और एक दूसरी चीज ये वाली, राइट? तो हमने क्या कहा था कि इस तरह के ऑप्शंस के अंदर, जैसे हमने कहा ही डिसाइडेड टू वॉक, तो एक ऑप्शन इन्फिनेटिव आ गया, तो रादर देन के बाद आप लोग क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, राइट? तो ये भी बिल्कुल ठीक है। रादर देन टेक, अगर रादर देन टू टेक यहां पे लिखा होता ना, फिर ये गलत होता, या रादर देन टेकिंग अ टैक्सी लिखा होता तो ये भी गलत होता, राइट? सो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, रादर देन एंगेजिंग इन पॉलिटिक्स। तो यहां पे हमने देखा था रादर देन जब आपका सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, उस वो एक्ट करता है एज अ प्रेपोजिशन, और वो एक्ट करता है एज इंस्टेड ऑफ, जिस तरह हम कहते हैं बजाय इसके, राइट? सो बजाय एंगेजिंग इन पॉलिटिक्स, तो यहां पे हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम जेरेंट कहेंगे इस केस के अंदर, राइट? सो ये हमारे पास जेरेंट है, ये भी बिल्कुल ठीक है। शी चोज टू फोकस ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। सो यहां पे हमारा आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, डी इज योर आंसर। ठीक हो गया बच्चा? वेरी गुड। सो अगला हमारे पास सवाल आता है, सवाल है चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द वर्ड इंसेसेंट। अब ये हमने एडिटोरियल्स के अंदर ये वर्ड शायद 2-3 एडिटोरियल्स में रिपीट हुआ था। इंसेसेंट का मतलब क्या होता है? इनसेसेंट, जिसका मतलब हमने कहा था इम्पॉसिबल, जिस तरह हम कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। इनसेसेंट का क्या मतलब है? जो चीज इनसेसेंट, जो चीज सीज नहीं करती, अनसीजिंग हो, राइट? जो चीज रुकती नहीं है, अनस्टॉपेबल हो, राइट? सो incessant। अब यहां पे इसका देखते हैं कि कौन से सेंटेंस में ये ठीक तरह से यूज हुआ हुआ है। द शेफ प्रिपेयर्ड एन incessant मील फॉर द गेस्ट्स। तो यहां पे ना रुकने वाला मील, ये तो ठीक नहीं लग रहा, राइट? डिलिशियस मील हो सकता है, एक स्प्लेंडेड मील हो सकता है, राइट? लेकिन ये incessant मील नहीं हो सकता, ना रुकने वाला। सो इसको तो राइट अवे निकाल दो। अगला देखो, द बेबीज incessant crying kept everyone awake all night, right? So यहाँ पे incessant, ना रुकने वाला, अनसीजिंग, incessant, राइट? सो नहीं रुकने वाला, तो हमने क्या कहा? ना रुकने वाला जो उसका रोना था ना, तो वो क्या है? वो केप्ट एवरीवन। यहाँ पे दिस इज योर वर्ब, राइट? ये मैं बार बार आप लोग को इसलिए चीजें बताता हूँ कि ये आपको पता होनी चाहिए। ये जेरेंड है, ये वर्ब है, लेकिन ये वर्क कर रहा है एज अ नाउन, ये क्राइंग, और ये केप्ट इस जुमले का सेंटेंस वो वर्ब है। ठीक हो गया? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। अगले को भी देख लेते हैं। शी बॉट एन incessant ड्रेस। incessant ड्रेस, ये एडजेक्टिव आपका काम नहीं करेगा ड्रेस के लिए। ड्रेस, ना रुकने वाला ड्रेस, ये निकाल दो इसमें से। हिज स्पीच वाज सो incessant that nobody understood it, right? So his speech was so incessant। हम लोग incessant को इस तरह से यूज नहीं करते। incessant को, incessant के बाद आपका कोई नाउन आना चाहिए, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद कोई नाउन होगा, राइट? सो यहां पे आप लोग का ये भी गलत हो गया। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि सब लोग ने इसको ठीक से किया हुआ होगा ऑन योर क्विजेस। जिसने नहीं किया हुआ, आई होप कि आप लोग को अभी इसका सोल्यूशन बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, द रैपिड इंक्रीज इन हाउसिंग प्राइसेस along with the rising cost of living have made city life unaffordable for many। और क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन एरर, कि किस पार्ट के अंदर कोई एरर है। ठीक हो गया बच्चा? तो यहां पे अब आप लोग गौर से देखो जरा, द रैपिड इंक्रीज। तो यहां पे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, हमारे पास यही आपका सब्जेक्ट है, द रैपिड इंक्रीज इन हाउसिंग प्राइसेस। सो पूरे का पूरा ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, ये पूरा नाउन फ्रेज जो है, ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। along with the rising cost of living। अब आप लोग को एक चीज याद होगी, विद, अलोंग विद, राइट? ये सारे हमारे क्या होते थे? ये हमारे पास प्रेपोजिशंस के तौर पे काम करते थे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के तौर पे काम करते थे। अब अलोंग विद के बाद जो चीज आ गई है, तो क्या ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे एंड होता ना, तो फिर ये हमारा सब्जेक्ट होता, फिर ये दोनों हमारे सब्जेक्ट्स होते। लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? द रैपिड इंक्रीज इन हाउसिंग प्राइसेस। अच्छा, अब मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारे पास इंक्रीज है या प्राइसेस है? तो आप लोग कहोगे प्राइसेस तो नहीं हो सकता, बिकॉज इनके बाद आया हुआ है, ये तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, राइट? सो हमारे पास द सब्जेक्ट इज द रैपिड इंक्रीज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? आप सारे लोग मिलके कहोगे कि ये तो हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव मेड होना चाहिए या हैज मेड होना चाहिए? तो यहीं पे तो प्रॉब्लम है। तो ये ऑप्शन डी इज योर
आंसर, राइट? सो यहाँ पे हैव मेड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैज मेड होना चाहिए था, बिकॉज अलोंग विथ क्या होता है, ये एक prepositional फ्रेज है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition होता है, और हमने तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सुना हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कभी भी कहीं पे भी नहीं सुना हुआ। ठीक हो गया, अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन एरर। इस जुमले के अंदर अचीविंग फ्लुएंसी इन रियल कॉन्वर्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। गौर से देखो बच्चा, हमने क्या कहा था? यहाँ पे देखो, अचीविंग फ्लुएंसी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट? अचीविंग फ्लुएंसी ये आपका जेरेंट हो गया, ये है वर्ब लेकिन काम कर रहा है एज अ नाउन इन द सेंटेंस। अचीविंग फ्लुएंसी इन रियल कॉन्वर्सेशंस इज, तो क्या ये अचीविंग फ्लुएंसी, क्या ये सिंगुलर लग रहा है? मैं तो बिल्कुल इज भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कहानी बिल्कुल। वन ऑफ, कि ये एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है बहुत सारों में से, वन ऑफ, राइट? सो वन ऑफ के बाद हमने क्या कहा था कि इसके बाद आप लोग नाउन हमेशा कैसे लगाओगे? प्लूरल नाउन यूज करोगे। सो वन ऑफ के बाद देखते हैं नाउन कहां पे लगा। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट, राइट? सो एस्पेक्ट इज योर नाउन। क्या एस्पेक्ट होना चाहिए, या वन ऑफ के बाद तो एस्पेक्ट्स होना चाहिए, राइट? सो देयर देयर इट इज, यही आपकी गलती है इस जुमले के अंदर। सो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। आई होप एवरीबडी मेक सेंस। अगला देखो, अगला सेंटेंस हमारा आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। सो ये वाली एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल से हम हर एडिटोरियल में तकरीबन हर जुमले के साथ करते हैं कि सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली रिपीटेड मिस्टेक्स इन राइटिंग इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लोग क्यों उस पर फेल करते हैं, क्यों उसको सही से यूज नहीं कर पाते? because of a very simple reason, because people in general they're not able to figure out what the subject of the sentence is। तो यहाँ पे देखो, the reluctance of large corporations, तो यहाँ पे to adopt, तो ये हमारे पास ये सब्जेक्ट लग रहा है, राइट? ये दिस इज आवर सब्जेक्ट, ठीक है। टू अडॉप्ट ये हमारे पास एक इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है, इन्फिनेटिव। इन्वायरमेंटली ये एडवर्ब हो गया, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ये भी एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, राइट? फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव हो गया। पॉलिसीज ये आपका नाउन हो गया। डिस्पाइट, अब ये जो डैश लगे हुए हैं ना, इनके बीच में ये क्या है? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये तो वैसे ही आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रूव्स, राइट? सो चूंकि रिलक्टेंस आपका सब्जेक्ट था, रिलक्टेंस ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशंस, सो ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशंस वो तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, ऑफ के बाद आया हुआ है, सो ये तो आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट आपके क्या है? रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस के लिए हमने प्रूव्स यूज किया हुआ है। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट सवाल जो उसने पूछा हुआ था वो ये था कि आपका सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस क्या है, तो वो आपका है द रिलक्टेंस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक हो गया, लार्ज कॉर्पोरेशंस। अगला देखो आपके पास सवाल क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? सेंटेंस स्टार्ट हुआ है एक एडवर्ब फ्रेज के साथ, ओवर द पास्ट डेकेड। ओवर द पास्ट डेकेड का क्या मतलब है? कि पिछले एक दहाई से एक काम होता चला आ रहा है, राइट? सो हमने क्या कहा था कि जब एक पिछले एक दिहाई से जब एक काम चलता आ रहा है, तो हम उसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारा प्रेजेंट है कि अभी तक हो रहा है ये काम, और ओवर द पास्ट डेकेड ये काम हो चुका है। सो हम क्या कहेंगे? हैज विटनेस्ड, हम कहेंगे हैज विटनेस्ड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैज बिन विटनेसिंग भी कह सकते थे, राइट? हैज बिन विटनेसिंग विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन चूंकि वो यहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं था, इज विटनेसिंग तो आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे, राइट? बिकॉज हम एक रेफरेंस पॉइंट हमारा प्रेजेंट है, और हम लोग पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं कि वहां से लेके अभी तक, ओवर द पास्ट डेकेड का मतलब क्या होता है? कि पिछली एक दिहाई से ये काम होता चला आ रहा है। सो द सिटी हैज विटनेस्ड रैपिड अर्बनाइजेशन लीडिंग टू बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। ठीक हो गया बच्चा? सो हैज विटनेस्ड हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इजी पीजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, जिसने सेशंस लिए हुए हैं उसके लिए तो बहुत ही आसान होगा। द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज डैश प्रोवाइडिंग एडिकेट मेजर्स टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। तो एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है कि यहाँ पे हमें जो भी हमें वर्ड चाहिए, वो वर्ड क्या काम करेगा? वो वर्ड काम करेगा एज अ प्रेपोजिशन। कैसे हमें पता चला? हमें पता ऐसे चला, ये कंजंक्शन कब होता? अगर यहां पे भी एक क्या होता? एक पूरे का पूरा एक क्लॉज होती। यहां पे तो क्लॉज है ही नहीं, राइट? क्लॉज क्यों नहीं है? बिकॉज इसके बाद ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ हुआ है, और कोई टेंस नहीं है। ये सिर्फ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कोई टेंस नहीं होता, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज
व्हाइल प्रोवाइडिंग, कि जब वो प्रोवाइड कर रहा था एडुकेट, एडुकेट का मतलब कि काफ़ी मेजर्स टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, तो उस दौरान बेसिकली गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज, राइट? सो यहाँ पे वाइल होना चाहिए, अनटिल क्यों नहीं होना चाहिए? अनटिल तो आपका एक कंजंक्शन है, तो अनटिल को तो आप राइट अवे उसको निकाल देना। हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज, ओवर प्रोवाइडिंग के उसके ऊपर प्रोवाइड कर रहा है, नो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, टू प्रोवाइडिंग भी नहीं होगा। ठीक हो गया बच्चा? अगला देखो, पीपल ऑफन डैश वाटर बाय लीविंग टैप्स रनिंग अननेसेसरली, कि लोग ऑफन वाटर के लिए कुछ करते हैं, कोई वर्ब यहाँ पे यूज होगा, राइट? कोई वर्ब यहाँ पे यूज होगा, बाय लीविंग टैप्स रनिंग अननेसेसरली, बगैर जरूरत के बिला वजह उसको चलने देते हैं, नल का बंद नहीं करते टैप्स, राइट? डिस्पाइट ग्रोइंग शॉर्टेजेस वर्ल्ड वाइड, के बावजूद इसके कि जो शॉर्टेज है पानी की वो बढ़ती चली जा रही है पूरी दुनिया में, और पीपल ऑफन, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो उसको जाया करते हैं। तो प्रिजर्व तो यहाँ पे यूज नहीं करोगे, राइट? प्रिजर्व तो आप कहते हो जब आप कंजर्व करते हो, बचाते हो, जब आप सेव करते हो, तो प्रिजर्व तो नहीं आएगा। कंज्यूम भी नहीं आएगा। कंज्यूम क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डिस्पाइट ग्रोइंग शॉर्टेजेस, अननेसेसरली रनिंग अननेसेसरली, कि वो उसको फजूल खर्च करते हैं, राइट? सो कंज्यूम भी नहीं होगा। एक्यूमुलेट होता है जमा करने को, सो जमा भी नहीं करते। सो वो क्या करते हैं, स्क्वांडर करते हैं। और स्क्वांडर का हमने क्या कहा था? स्क्वांडर होता है बेसिकली आपका एक वर्ब जो कि यूज होता है फॉर फजूल खर्ची, जो आप बिल्कुल इम्प्रूडेंटली जो आप किसी रिसोर्स का यूज करते हो। ठीक हो गया बच्चा? अगला देखो, अगला हमारे पास है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवरेस। ये हमारे पास एडिटोरियल्स में आया था। एवरेस, एवरेस का सिनोनिम हमने देखना है। सो सिनोनिम एवरेस क्या होता है? एवरेस का मतलब होता है ग्रीड, लालच जिसको हम कहते हैं, राइट? सो जेनरोसिटी, जेनरोसिटी तो इसका एंटोनिम हो सकता है, सिनोनिम नहीं हो सकता, राइट? जेनरोसिटी होता है जब आप बिल्कुल सखी बन जाते हैं, सखावत को कहते हैं जेनरोसिटी, जेनरस होना, ठीक है? अवर्जन कहते हैं किसी चीज के लिए आपकी थोड़ी सी कराहत हो किसी चीज के लिए, राइट? अवर्जन फॉर गैम्बलिंग फॉर एग्जांपल, राइट? सो अवर्जन भी नहीं होगा। चैरिटेबल कहते हैं जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो चैरिटी करती हैं, जो सदका खैरात करते हैं, वो भी नहीं होगा। रपैसिटी, हमने ये एक वर्ड देखा था। एवरेज का क्या होता है? ये एक सिनोनिम होता है एवरेज का, ठीक है? ग्रीड, इन दोनों का मतलब होता है लालच, ग्रीड, राइट? ये होता है इसका मतलब। अगला देखो हमारे पास क्या वर्ड है, अगला है हमारे पास ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का क्या मतलब होता था? जो आप लोग को याद होगा कि हमने कहा था कि जो चीज आपको लगता है कि ये ऐसे होगा, जो अपेरेंट है कि ये ऐसा होगा, बट ऑस्टेंसिबली का मतलब ये होगा कि जो आपका बेसिकली जो हमें लगता है कि जो हमें बेसिकली डिसीव करता है, राइट? सो जो हमें लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन असल में वो वैसा नहीं होता, वो जो भी चीज होती है। सो ऑस्टेंसिबली, apparently मेक सेंस, ये हो सकता है। सीमिंगली, जो हमें दिखता है लेकिन असल में शायद वो उस तरह से नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द प्रिसाइज सिनोनिम ऑफ दिस, लेकिन to an extent it can be the synonym of this word. On the face of it, on the face of it, ये एक आपका फ्रेज होता है, एक आपका idiom है, ये idiomatic phrase है ये। on the face of it का मतलब ये है कि जो चीज आपको लगती है कि ऐसा होगा, बट वो असल में ऐसे नहीं होता। so this is your answer, all of these, so basically all of these बेसिकली आपके वही मीनिंग ऑस्टेंसिबली जो आपको नजर आता है, बट अपेरेंट होता है, बट असल में उस तरह से मे बी वो ना हो, राइट? सो अगला देखो आपका डिप्लीशन। सो डिप्लीशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एक आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम हमने ढूंढना है डिप्लीशन का। सो एक्सपेंशन, डिप्लीशन का मतलब होता है जो आप यूज करके कम होता चला जाता है, राइट? सो एक्सपेंशन गलत। डिक्लाइन, डिक्लाइन, दिस इज योर आंसर। अब अक्सर लोग इसमें डिक्लाइन में और कंजम्पशन में कंफ्यूज होंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? क्योंकि वो सोचते होंगे कि डिप्लीट भी तो आपका कंजम्पशन की वजह से ही डिप्लीट होता है ना। लेकिन डिप्लीट का असल मतलब क्या होता है? कि वो कंजम्पशन की वजह से एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाए, डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, उसके लिए आप लोग डिप्लीशन यूज करते हो, राइट? सो कंजम्पशन इसका नहीं होगा। कंजम्पशन तो नॉर्मली भी कंजम्पशन हो सकती है, जैसे कंजम्पशन ऑफ लेट सपोज वाटर, राइट? सो कंजम्पशन, डिप्लीशन एक अलग, टोटली एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। वो क्या है? डिप्लीशन, डिक्लाइन होना, डिप्लीट हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, ऑयल रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब कि डिक्लाइन हो रहे हैं। एनहांसमेंट इसका एंटोनिम है।
ठीक हो गया? सो बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला देखो, अंडरलाइंग। अंडरलाइंग क्या होता है? जैसे हमने कहा अंडरलाइंग रीजंस, अंडरलाइंग कॉजेज। सो अंडरलाइंग सुपरफिशियल नहीं, सुपरफिशियल नहीं होगा। सुपरफिशियल तो ये मतलब होता है जो सरसरी वो होता है, राइट? और अंडरलाइंग होता है जो बिल्कुल बेसिक, जो आपकी रीजंस होती हैं, जो रूट कॉजेज होती हैं, अंडरलाइंग कॉजेज। तो रूट कॉजेज, तो रूडिमेंट्री आपके कहते हैं बेसिकली एलिमेंट्री को, बेसिक को, फंडामेंटल को। ठीक है, सो अंडरलाइंग का सिनोनिम क्या होगा? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है एलिमेंट्री, बिल्कुल बेसिक, राइट? ओवर्ट, ओवर्ट होता है आपका, जैसे कोवर्ट होता है आपका छुपा हुआ, राइट? ओवर्ट क्या होता है? जो कि आपका बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, राइट? सो ओवर्ट भी नहीं होगा, टेम्पररी भी नहीं होगा। बी इज योर आंसर, सिनोनिम हमने ढूंढना था। अगला हमारे पास सवाल क्या है? अगला हमारे पास है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का अगर आपको पता, अगर आपको याद हो, तो अनप्रेसिडेंटेड, जैसे मैं कहता हूं दिस रूलिंग ऑफ द कोर्ट इज अनप्रेसिडेंटेड, कि ऐसी रूलिंग कभी पहले आई ही नहीं, राइट? सो ऐसी रूलिंग को हम क्या कहते हैं? अनप्रेसिडेंटेड। तो अनप्रेसिडेंटेड का यहां पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग नहीं, ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। इट्स अ क्लोज सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड अनप्रेसिडेंटेड। अनपैरेलल्ड तो इसका एक सिनोनिम है कि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। अनपैरेलल्ड, इसका कोई पैरेलल नहीं है, इसका कोई इसकी तरह का पहले नहीं हुआ हुआ। सो अनपैरेलल्ड भी इसका सिनोनिम है। हमें तो एंटोनिम चाहिए था, तो यहां पे आंसर क्या होगा? नॉर्मल। सो एक अनप्रेसिडेंटेड है और एक है नॉर्मल, कि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी, नॉर्मल, राइट? सो ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अनप्रेसिडेंटेड इज जो पहले कभी ना हुआ, जिसका कोई प्रेसिडेंट ही ना हो पास्ट के अंदर। अगला हमारे पास देखो एम्पलीफाई। एम्पलीफाई हमने कहा था जैसे एम्पलीफायर होता है, राइट? जो आवाज बढ़ाता है। सो एम्पलीफाई का एंटोनिम क्या होगा? रिड्यूस, राइट? सो रिड्यूस ही इसका एंटोनिम होगा। एम्पलीफाई बढ़ाना, रिड्यूस कम करना। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई भी जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, तो मैग्नीफाइंग भी, मैग्नीफाई भी बड़ा करने को कहते हैं। इंटेंसिफाई, जैसे हिज पेन इंटेंसिफाइड, कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, राइट? सो इंटेंसिफाई भी नहीं हो। कंजर्व का क्या मतलब होता है? बचाना, राइट? सो एम्पलीफाई बचाना नहीं, इट डजंट मेक सेंस। सो एम्पलीफाई, रिड्यूस। और फिर हमारे पास अंडर द गाइज ऑफ, ये फ्रेज हमने देखी थी, अंडर द गाइज ऑफ। गाइज कहते हैं भेस में, राइट? सो अंडर द गाइज ऑफ का मतलब होता था जो चीज अंडर द प्रीटेंस ऑफ। ये भी अपने पास एक और फ्रेज अपने अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर दो, अंडर द प्रीटेंस ऑफ। अंडर द प्रीटेंस ऑफ का मतलब होता है कि इस बहाने से, अंडर द गाइज ऑफ, इस बज़ाहिर ये बोल के कि यार अंडर द गाइज ऑफ, लेट सपोज जैसे आपने देखा होगा, अंडर द गाइज ऑफ पोलियो वर्कर्स, राइट? पोलियो वैक्सीनेशन, राइट? कि पोलियो वैक्सीनेशन के बहाने से आते हैं, घर में घुसते हैं, लूट लूट मार करके चले जाते हैं, राइट? सो अंडर द गाइज ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन, राइट? सो अंडर द गाइज ऑफ, अंडर द प्रीटेंस ऑफ। अगला हमारे पास है रेकन विद। ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब आया था। रेकन विद का क्या मतलब होता है? व्हेन यू डील विद समथिंग, राइट? सो जैसे हम कहते हैं टू डील विद समथिंग, reckon with corruption, reckon with, let's suppose, high crime rates in the city, so reckon with, to deal with. अगला हमारे पास वर्ड देखो, to put your mouth where your money is। ये हमने एक idiom देखा था, to put your mouth या to put someone's mouth where their money is। उसका मतलब क्या होता है? कि जो आप बात करते हैं ना, कि जो आप बात करते हैं, जिस तरह से आप जो आप कम्युनिकेट करते हैं, या जो आप नारे बुलंद करते हैं, जो आप क्लेम्स करते हैं, उसको फिर आप सपोर्ट भी करो ना विद योर एक्शन। सो बैक अप योर वर्ड्स विद एक्शन, कि आप सिर्फ बातें बातें बातें, सिर्फ आपकी लिप सर्विस ना हो, आप उसके ऊपर अमल भी करें। सो बैक अप योर वर्ड्स, पुट योर माउथ वेयर योर मनी इज। ठीक हो गया बच्चा? एंड देन वी हैव अप इन द एयर। सो अप इन द एयर का मतलब क्या होता था? कि जो चीज एक ऐसी प्रिकेरियस सिचुएशन में हो कि उसका पता ना चले, कि सो हिज प्लान्स आर ऑलवेज अप इन द एयर, राइट? कि उसके प्लान्स का हमेशा कोई पता नहीं होता कि वो किस सिमत जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। सो अप इन द एयर, हिज प्लान्स आर ऑलवेज अप इन द एयर। सो टू बी इन अ लिम्बो, ये लिम्बो लफ्ज भी हमने देखा था इन लास्ट वीक्स एडिटोरियल्स। इन अ लिम्बो, इसका मतलब क्या होता है? ये आपका करेक्ट आंसर भी है। टू बी इन अ लिम्बो का मतलब होता है जो चीज का पता ना हो, जो चीज अनसर्टन हो, जो चीज आपकी यू आर नॉट श्योर अबाउट। सो अप इन द एयर का भी वही मतलब होता है। एंड देन दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीक्स एडिटोरियल का जो क्विज हुआ था, रिंग ट्रू, राइट? सो रिंग ट्रू का मतलब क्या होता है? जब आपका कोई चीज आपको बिल्कुल
सही साउंड करे, राइट? सो टू मेक अ लाउड रिंगिंग नॉइज, नो, टू सीम जेन्युइन और बिलीवेबल, राइट? सो ये आपका आंसर है, जो चीज़ आपको बिल्कुल सही रिंग करे कि यार हाँ, वाकई में ये बात तो बिल्कुल ठीक हो रही है। सो आई होप दैट यू गाइज स्कोर्ड वेल ऑन दिस क्विज। सो एटलीस्ट फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने एडिटोरियल्स को, जिन्होंने वो वीडियो सेशंस को बहुत गौर से और सही से समझ के किया था और इसके नोट्स बनाए होंगे, तो आई एम श्योर कि उन्होंने तो अच्छा ही कर लिया होगा। बट आई एम श्योर कि बाकी जिन लोगों ने नहीं भी अटेम्प्ट किया हुआ था, उन्होंने भी आई एम श्योर कि इसमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक दिस सेशन, राइट? सो दुआ में याद रखना, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।